तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश कुमार है। कहाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार रोहतास जिला नासरीगंज का हूँ। तो ये बताइए कि आज बिहार में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन को लेकर, यानी कि जो बिहार के रहने वाले हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है और अपनी आर्थिक जो अपना जीवन यापन करने के लिए बिहार से बाहर चले जा रहे हैं, जो कि जहाँ लोग जाकर अपना श्रम योगदान देकर अपना जो है जीवन चला रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है अभी आज जो है दशहरा के 10वीं के दिन आप बिहार में पहुँचे हैं, है ना? और कब, आप पहले बताइए कि आप किस राज्य में गए थे? मैं सूरत में। सूरत में। ये सूरत किस राज्य में पड़ता है? ये सूरत ये जो है गुजरात राज्य पड़ता है। ये आपको ये भी पता नहीं है कि सूरत किस राज्य पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब ये बताइए कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा। देखिए 10वीं क्लास तक पढ़े हैं और बिहार में रोजगार की कोई संभावना नहीं है। नहीं है तो रोजगार की जो संभावना नहीं है, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं कि आपको क्या चाहिए बिहार में, जिसके वजह से आपको बिहार छोड़कर जाना ना पड़े? बिहार में अच्छी अच्छी कंपनियाँ चाहिए और क्या चाहिए। बिहार में रोजगार चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनियाँ चाहिए। किस तरह का रोजगार चाहते हैं आप? इस तरह का जो उधर करना है, सूरत गुजरात अहमदाबाद जो उधर है वो इधर भी होना चाहिए। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि आप जो गए गुजरात, तो गुजरात में गए तो कैसे गए गुजरात? आपको क्या विचार आया कि आपने गुजरात राज्य में सूरत को चुना? क्योंकि सूरत ही नहीं बल्कि पंजाब, दिल्ली, साउथ में भी तमिलनाडु है, हैदराबाद है, मतलब तेलंगाना है। तो ये इन सब राज्यों में भी लोग जाते हैं, पलायन करते हैं रोज़गार को लेकर। और भी बहुत जगह जाते हैं, कंपनियां ले जाती हैं। तो आपने ये सूरत को क्यों चुना? मैंने सूरत को चुना कि वहाँ पे काम धंधा है, पहले जानता हूँ वो जगह को, इसीलिए गया। इसके पहले भी क्या आप कभी किसी राज्य में गए रोज़गार के लिए? हाँ गया हूँ। कहाँ गए हैं? हिमाचल गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, उसके बाद सूरत गया। तो हिमाचल, सबसे पहले हिमाचल गए या दिल्ली गए? हिमाचल गया। तो हिमाचल से आप क्यों लौट गए? हिमाचल में मेरा तबीयत पानी सही नहीं रहता था। आखिर क्या दिक्कत था वहाँ? रहने में क्या समस्या थी? वहाँ पे समस्या थी, तबीयत मेरा ख़राब हो जाता था, वहाँ का पानी हमको ठीक नहीं लगता था। अच्छा, पानी मतलब पानी ठीक नहीं लगता था। हाँ। और खाना पीना, रहने की क्या व्यवस्था थी वहाँ पर? वहाँ पे सब चीज़ सही थी। सही था। आप किस वहाँ किस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? दवा कंपनी में। अच्छा, दवा कंपनी में क्या करते थे वहाँ पर? दवा कंपनी में दवा पैकिंग करता था। अच्छा, दवा पैकिंग करते थे। उसके बाद आप वहाँ से वापस बिहार आ गए। हाँ। फिर आप दिल्ली गए। हाँ। ठीक है, दिल्ली में आपने क्या किया, किस कंपनी में काम किया? दिल्ली में मैंने उसी दवाई कंपनी में काम किया। अच्छा, फिर उधर गया, दवा कंपनी में 2 महीने काम करके फिर गैस चूल्हे वाले में काम किया 1 महीने। अच्छा। तो आपको ये आप जब हिमाचल से लौटे, हिमाचल में किस जगह गए थे? हिमाचल में मैं टकसाल में था। अच्छा, तो जब वहाँ से आप लौटे तो फिर आपको ये नहीं लगा कि क्या बिहार में ही रोज़गार की तलाश की जाए, कुछ अपना स्किल डेवलप किया जाए? क्योंकि बिहार सरकार स्किल भी देती है और रोज़गार भी देती है। ऐसा बिहार सरकार का जो है बहुत सारा योजना है जिसमें आपको प्रशिक्षण देकर रोज़गार की संभावना को बढ़ाया जा रहा है। तो क्या आपको बिहार सरकार द्वारा चलाए गए बहुत सारी योजनाएं जिसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बारे में कोई जानकारी है क्या? बिहार में कोई रोजगार होता है तो बिहार के आदमी उधर जाते ही क्यों? तो दोबारा फिर दिल्ली के लिए आपने इरादा क्यों किया?
दिल्ली देखा कि गांव में आने से ही कुछ होता नहीं है, तो जाना पड़ता है क्या कमाने। क्या आपका जो जो आपका पैतृक घर है, क्या आपका वहाँ खेती भी है क्या? नहीं। खेती नहीं है। खेती नहीं रहने का वजह से आप रोज़गार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। एक हाँ। कारण ये भी हो सकता है। नहीं, जिनका खेती भी है वो भी बिहार से बाहर जाके कमा रहे हैं। क्यों? जब उनका खेती है तो उनका खेती करता कौन है फिर? खेती ऐसी पड़ा रहता है कोई घर का जिसका 4 भाई है, एक गांव में है, बाकी 4 बाहर कमा रहे यानी हैं। कि जो भारत की सबसे बड़ी निजी उद्योग है, कह सकते एक तरह से निजी व्यापार है कृषि, क्या उसमें पैसा या आमदनी का है? नहीं है क्या? एकदम नहीं है। यानी कि कृषि में कोई आमदनी नहीं है। हम्म। लेकिन जबकि हम लोग जब बाज़ार से आज इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगे दरों पर ख़रीद रहे हैं। हर चीज़, चाहे वो सब्जी हो या फिर खाने का जो है अनाज हो, खाद्य जितने पदार्थ थे तो सभी तो महंगे ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जब वहाँ उत्पादन ही जब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है तो फिर कैसे ही हो रहा है कि आपको मतलब आमदनी नहीं है? वैसे आपके पास ज़मीन खेती का नहीं है, तो क्या घर है अपना? हाँ, घर है। घर है लेकिन खेती नहीं है, खेती नहीं कर पा रहे हैं। और खेती नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है ये घर तो आपका नहीं होगा, ये तो आपके जो है माता पिता का होगा। हाँ, माता पिता का। आपका नहीं है, यानी कि ये पैतृक संपत्ति है आपकी। हाँ। तो बिहार में एक तरह से कहा जाए कि भूमिहीन जो है मतलब 60% के आसपास जो है भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास एक कट्ठा भी नहीं, कहा है एक धूर भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार का ये बहुत बड़ा कमी है कि आप लोग को जो गरीब है, गरीब तबके के हैं या कहे जिन जो भूमिहीन हैं और खेती करना चाहते हैं या कुछ रोज़गार करना चाहते हैं अपने ज़मीन पर, सरकार की तरफ से ये उपलब्ध नहीं कराई जाती। ये तो सरकार की बहुत बड़ी विडम्बना है। और दूसरी बात कि वापस मैं आपको लेकर चलता हूँ कि गुजरात, चूँकि आप गुजरात से रिसेंटली आए हैं, तो कितने महीने अभी लास्ट आपने गुजरात में रहा और क्या किया? अभी मैंने 3 महीने रहा गुजरात में। गुजरात आप जब 3 महीने में गुजरात में अपने किस जगह या किस फैक्ट्री में आपने काम किया? मैंने साड़ी कंपनी में काम किया। साड़ी कंपनी में क्या करते थे वहाँ आप? वहाँ पे हेल्पर ही करता था। तो आपका जीवन यापन कितना पैसा वहाँ जो आपका दिहाड़ी है कहे, चूँकि या कहे कि आपकी जो मजदूरी है या फिर वेतन क्या मिलता था? रोज़ डेली बेस पे पैसा का भुगतान किया जाता था या वीकली या फिर मंथली? डेली पैसा लेता था, 600 रुपये मिलता था 8 घंटे का। 8 घंटे का 600 रुपया। और ये बताइए कि आप रहते कहाँ थे? क्या कंपनी द्वारा आपको रहने की सुविधा दी गई थी नहीं। या इसके अलावा 600 रुपये के अलावा कोई और अन्य सुविधा था आपको? नहीं। ESI या EPF नहीं, कोई सुविधा। या मान लीजिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुए जो भी सुविधाएं हैं? कोई चीज़ नहीं। कुछ नहीं, कोई सिर्फ 600 रुपया सूखा सूखी, उसके बाद कुछ नहीं आपको मिल रहा था? नहीं मिला था। यानी और 600 रुपया यानी कि इसके बाद जो आप 600 रुपया काम कर रहे थे, मान लीजिए एक दिन नहीं जाते हैं तो उस दिन तो आपको 600 रुपया नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता। तो यानी डेली पे जैसे यहाँ बिहार में भी बहुत सारे श्रमिक लोग जो है चौराहे पे, चौक चौराहे पर दिख जाते हैं, जिनको मिनिमम 500 रुपया जो है 8 बजे से लेकर 5 बजे तक दिया जाता है, या जो कुशल कारीगर है उनको 700 रुपया मिलता है। तो ये समझना है कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपको क्या 600 रुपया बिहार में नहीं मिल जाता? और क्या 600 रुपया लेकर वहाँ आप कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे? कैसे क्या चला रहे थे। वहाँ पर आपने क्या रूम ले रखा था? हाँ। कितने का रूम था? रूम था 2500 रुपये। 2500 रुपये। कितना बड़ा रूम था? रूम 2x4 का था। 2x4 का बोलने का मतलब है कि उसमें कितने बेड लग रहे थे? बेड क्या, 4-5 आदमी आराम सो सकते थे। 4-5। उसके बाद कोई जगह उसमें बचता था? किचन था? उसी में। अच्छा, उसी रूम में भी किचन ही? हाँ। और बाथरूम अलग से तो होगा? हाँ, बाथरूम था अलग से। अलग से मतलब वो सेपरेट था या फिर सामूहिक रूप से था? सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से। कितने लोग पर एक बाथरूम था? मतलब 30-40 के ऊपर एक बाथरूम था। 30-40 लोगों के ऊपर एक बाथरूम था? हाँ। अच्छा बताइए, पानी जो है गुजरात का पानी कैसा है?
कैसा है पानी वहाँ का? वहाँ का पानी केमिकल का तरह आता है। वहाँ पानी खरीद के पीना पड़ता है। वहाँ का पानी पीने लायक नहीं आप है। ये कैसे कह रहे हैं कि केमिकल का तरह पानी आता है? क्योंकि वहाँ का पानी आप पी ही नहीं सकते हैं। नहीं तो दिल्ली में भी लोग पानी नहीं पीते हैं, खरीद कर पीते हैं। क्योंकि पानी कोलकाता में भी जाएंगे तो वहाँ भी पानी जो है, अगर जो अपना भूमिगत जो पानी है, अगर सरकार जो कलकत्ता नगर निगम का पानी को छोड़ के कहा जाए तो वो भी पानी पीने योग्य नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन ये केमिकल वाला पानी है, इसका कैसे पता चला आपको कि केमिकल वाला पानी? क्योंकि वहाँ सारी जगह में तो सारे नाले में चाहे जहीं पर भी पानी हो वहाँ सारे केमिकल ही बहते रहते थे। वहाँ जो नल से पानी आता था उसमें भी आप देखिए, पानी पीने से एक रहता है कि थोड़ा अलग टेस्ट हो, तो उसमें क्या, उसमें पूरा अलग ही टेस्ट था, पूरा केमिकल पता चलता। जैसे कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपसे पूछा था कि आँख में पानी डालने से आपका आँख में जलन होता था। हाँ, आँख में जलन होता था। तब तो 4-5 घूंट पी लेने से उल्टी हो जाता है। ये सूरत की बात हो रही है। हाँ, सूरत जहाँ लोग साड़ियों के लिए लोग जानते हैं कि भाई साड़ी खरीदना है होलसेल में तो सूरत जाइए। हाँ, और सैलरी तो नहीं मिल रहा था, डेली बेस पे आप वहाँ काम कर रहे थे। हाँ। तो क्या फ्यूचर में आप सूरत जैसे जगह पे लोगों को जो पलायन करने की सोचते हैं, क्या वो पलायन करें? आप ऐसा चाहेंगे? देखिए, हम तो नहीं चाहते हैं कि अपना आदमी, बिहार का आदमी जो बिहार छोड़ के जाए, लेकिन मजबूरी कारण जाना पड़ता है। तो मजदूरी तो 600 रुपया तो यहाँ बिहार में भी अगर आप कहीं रहते हैं, जैसे कि राजधानी है पटना या अन्य जो बड़े शहर है या शहरी क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ जो कर सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं। आप प्रशिक्षण लेकर बहुत सारा रोज़गार किया जा सकता है जहाँ आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? उसके बारे में अगर जानकारी रहता है तो आदमी जब यहीं पे आज 600-500 रुपये कमा सकता था आराम से, तो बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं था किसी को। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि क्या आप बिहार सरकार द्वारा जो नियोजनालय है, श्रम विभाग के अंतर्गत जो काम करता है, नियोजन देने का जो काम करता है, क्या आप नियोजनालय के बारे में आपने कभी सुना है? नहीं। आप इससे अवगत नहीं है? यानी कि क्या बेरोजगारी भत्ता के बारे में आप जानते हैं कि बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है? नहीं। तो सबसे मुझे लग रहा है कि आपको तो जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना है उसके बारे में भी पता नहीं है। यानी सरकार को ज़्यादा जो लोग हैं उनको अवेयर करना होगा, जागरूकता अभियान लाना होगा कि भाई बिहार को छोड़कर कम से कम आप बाहर ना जाएं। अब बताइए, और जो है आपके सूरत से जुड़े हुए जो अनुभव है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खुल कर आप बोल सकते हैं। सूरत में देखिए क्या है कि उधर कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा रहने में, खाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कमा सकते हैं आराम से। और क्या कहूँ, बिहार जैसा नहीं है। बिहार फिर भी अपना अच्छा है, पानी में, खाने में, सब चीज़ में अच्छा है। उधर थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, खाने में आपको थोड़ा ये लगेगा, यही है। तो कि ये बताइए कि क्या बिहार में भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, साड़ी की फैक्ट्रियाँ, केमिकल वाले जो जहाँ केमिकल का यूज़ होता है वैसी फैक्ट्रियाँ का लगना क्या यहाँ सही रहेगा फ्यूचर में? देखिए, सही क्यों नहीं रहेगा? सही केमिकल का ही हो तो केमिकल से कायदे से यूज करने से कहीं पर भी अच्छा ही रहेगा। जो यहाँ पे कंपनियाँ हैं, कंपनी अगर रहेगी तो बिहार का आदमी बिहारी में कमाएगा, अपने गांव में ही कमाएगा। तो उतने दूर जाने का भी ऐसा भी होता है कि बिहारी को उधर कमाओ भी और 2 बात भी सुनना पड़ता है, यानी कि आपको अपमान भी सहना पड़ता है। हाँ। तो जब आप न्यूज में देखिए, सूरत गुजरात में बिहारियों, तो जो आप जो है अपमानित होते हैं या किसी वजह से हो सकता है आपकी कमी हो कार्य क्षमता में, तो ये तो बिहार में भी आपको ऐसा महसूस होगा कि जहाँ आप कार्य करेंगे वहाँ आपको अपमानित किया जा सकता है, तब फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि अपमानित के काम अगर थोड़ा गलत हो तो कोई भी बोलेगा,
तुमसे ये गलत हो रहा है ये, लेकिन वहाँ पे है कि आप बिहारी है, इसको ये नहीं है वो नहीं है, जो कि हर एक जगह पे आप देखिएगा बिहारी यूपी का आदमी कंपनी चलाता है। वहाँ पे क्या है, सूरत वाले गुजरात वाले वहाँ पे वो लोग सेठ लोग हैं, वो तो आते हैं कंपनी में अपना देखते हैं पैसा जो बना लेके जाते हैं, बाकी मशीन उशीन तो सिर्फ बिहार यूपी के ही चलाते हैं। अच्छा, यानी कि लेकिन ये आपको मेरा ये मानना है कि क्या बिहार या यूपी के लोग कभी न कभी कहीं न कहीं कभी गए और वो बस गए हैं, तो क्या उनको वापस आ जाना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि उनको वापस आ जाना चाहिए या फिर उनको वहीं रहना चाहिए? देखिए, वहाँ पे जो बस भी गए हैं वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ हम अपने गांव में रहें, लेकिन क्या है कि उनका भी कुछ मजबूरी है, गांव में आके ही क्या करेंगे, उधर अपना कमाते हैं, फैमिली चलाते हैं, गांव में आके अपने बैठेंगे, फैमिली कैसे चलाएंगे, वो भी प्रॉब्लम है। तो क्या मतलब मेरा ये मानना है कि क्या गांव पर आकर उनको सिर्फ गांव इसलिए आ जाना है कि वो बैठे या फिर आराम करें या कुछ काम ना करें? देखिए, बैठने से तो घर परिवार चलेगा नहीं। मेरा वही कहना है कि आप अगर वापस लौटते हैं तो आप अपनी रोज़गार के लिए क्या करना चाहते हैं, या आप क्या रोज़गार बदलना चाहेंगे? हो सकता है कि उम्र के एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पर लोग अपना ये काम ना कर पाएँ, तो क्या और रिस्क भी ना ले पाएँ। लेकिन जो आप जैसे युवा वर्ग हैं, आपकी उम्र कितनी हुई, आप पहले ये बताइए। मेरी उम्र 22 साल है। हाँ, 22 साल की अवस्था में आपने 3 राज्यों का भ्रमण किया है, और देखने से तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही कुपोषण के शिकार हुए हैं। ठीक है, तो उचित जो है क्या कह सकते, समुचित पोषण की अभाव रहा है, जो पानी है या खाने का है, कहीं ना कहीं कमी रही है। तो ये तो आपके चेहरे से भी झलक रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस पे आप बताइए कि क्या आप फ्यूचर में 600 रुपया प्रतिदिन 8 घंटे के लिए, ठीक है, दोबारा जाना चाहेंगे? देखिए, जाना तो अपना गांव छोड़ के कोई नहीं जाता है, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि उसमें आप नहीं कमाइएगा। आज के डेट ज़माना ही है ऐसा कि नहीं कमाइएगा तो फिर आपका कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो इसीलिए कमाना पड़ेगा। अब या तो गांव में कमाइए या फिर कहीं जा कमाइए, गांव में नहीं रोजगार है फिर अभी जो है, अभी मैं इसको चुनाव से जोड़ना चाहूँगा कि भाई, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया पलायन को लेकर, चूँकि अभी आप रिसेंट 10वीं के दिन, विजयदशमी के दिन पटना में हैं, और मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि जन स्वराज पार्टी का आपने नाम सुना है? नहीं, कोई इलेक्शन का नाम मैं नहीं जानता। अच्छा, तो मतलब जन स्वराज पार्टी का मैंने नाम नहीं सुना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि जन स्वराज पार्टी ने पलायन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। उनके संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जो कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों को अब तक जो है सलाह मशवरा देते थे, और वो खुद से जो है बिहार के जो ये पलायन जो हो रहा है उसको रोकना चाह रहे हैं, शिक्षा को बढ़ाना चाह रहे हैं, जो कि आप दोनों में आप एक तो पलायित भी है, दूसरा कि शिक्षा का भी अभाव है। उनका ये मानना है कि 3% जो है जो शेड्यूल कास्ट है वो 12वीं नहीं करते हैं, उसी तरह 5% जो है ओबीसी वाले नहीं करते हैं। तो आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, है ना, ओबीसी कैटेगरी में, और 7% मुस्लिम जो है 12 नहीं करते हैं, यानी 12वीं पास नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने 10th किया लेकिन 12 नहीं किया, तो अब 5% वाले कैटेगरी में। ये जो है उनका एक स्टेटमेंट है, और ये जो है जनगणना हुआ था, जाति जनगणना, उसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा था, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप शिक्षा, अगर आपको मौका मिले, बिहार सरकार मौका दे, तो चूँकि 22 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं है अपना फ्यूचर सुधारने के लिए, क्या शिक्षा आगे अब शिक्षा को जारी रखना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा को जारी तो रखना हर कोई चाहता है, लेकिन क्या है कि मजबूरी कारणवश कहीं ना कहीं से छोड़ना ही पड़ता है। जो घर में कोई कमाने वाला ना हो तो शिक्षा छोड़ के कमाना जाना पड़ता है। आपके घर से कितने लोग थे सूरत में? मेरे घर से तो कोई नहीं था, आप अकेले थे? हाँ। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप यहाँ रोज़गार के लिए तलाश करिए, जागरूक देखिए कि कहाँ पर क्या रोज़गार है, घूमिए, शहर घूमिए, रोज़गार तो आपको मिलेगा ही।
यहाँ पे रोजगार का पता चले तब तो घूमूं। और सूरत में जाता हूँ, चाहे आप बोले सूरत, दिल्ली हो गई, हिमाचल हो गई, वहाँ पे जाने से कंपनियाँ मालूम चलती है कि हाँ ये कंपनी है वहाँ पे इस कंपनी में जाऊँगा तो बात करूँगा तो काम लग सकता है। यहाँ पे कौन सी कंपनी में जाऊँ या फिर कहाँ जाऊँ? यानी कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहते भी हैं कि रोज़गार आपके योग्य मिले, वो रोज़गार आपके योग्य नहीं मिल पाता है, ना ही आपकी उसकी जानकारी है। हाँ। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्त, तो ये मैं जो है जो हमारे व्यूअर हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए आज के समय में कितना बड़ा मतलब कि रोज़गार चाहने पे भी बिहार में रोज़गार जो है सृजित नहीं हो पा रहे हैं। और चूँकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि बिहार में फैक्ट्रियों की आवश्यकता नहीं है, बिहार में फैक्ट्रियों की आवश्यकता नहीं है, बिहार में जो है सर्विस देने वाले जो है काम करने वाले लोगों की उस क्षेत्र में बढ़ाना है, यानी कि सेवा क्षेत्र में काम को बढ़ाया जा सकता है। फैक्ट्री स्थापित करेंगे भी तो फैक्ट्री स्थापित करने में 5 साल लग जाएगा कम से कम। कोई फैक्ट्री आज बोले या कल से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन सर्विस जो है, सर्विस यानी सेवा क्षेत्र वाला काम जो है आज सोचेगा कल से ऐसा हो सकता है। जैसा कि बहुत सारी कंपनियां हैं बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जहां जो है फैक्ट्रियां नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीडीपी में बहुत आगे है और उनका जो है पर कैपिटा इनकम भी बहुत आगे है। तो ऐसे में जो है आप मैं यही कहूँगा कि बिहार में आप फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, और आप अपना स्किल डेवलप करिए और स्किल डेवलप के बाद जो है रोज़गार लीजिए। बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर आप मोबाइल क्या ही जो है अगर प्रशिक्षण लेते हैं और एक मोबाइल जाइए बनाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि दिन भर में आप 1000 प्लस यानी 1000 से अधिक रुपये आप कमा सकते हैं। उसमें सिर्फ आपके स्किल की आवश्यकता है, बाकी कोई चीज़ की नहीं। तो ऐसे बहुत से रोज़गार हैं। अब ये ज़रूरत है कि वह सरकार इस पे कितना विशेष ध्यान देती है। अब जो है जन स्वराज पार्टी के जो है संस्थापक है प्रशांत किशोर के पलायन को लेकर जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, उस पर जो है सरकार भी गंभीर है। लेकिन अब आने वाले समय में कौन क्या करता है ये तो बात की बात है। लेकिन देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि भाई अपने राज्य के लोग जो है बिहार छोड़कर, बिहार के जो प्रमुख जो शहर है उसको छोड़कर चले जाते हैं सूरत और अन्य ऐसे ही गंदी जगह पर जहाँ उनको रहने को मजबूर है। पैसा तो उनको मिलता है, लेकिन सामान्य के जो रहन सहन है, जो जीवन जिसके लिए वो जाते हैं, अच्छा जीवन, अच्छा सुधार के लिए, वो नहीं हो पाता है। तो धन्यवाद आकाश जी, आपका नाम है ना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करने के लिए।